Hello or welcome back students. In this video we are going to continue your subject fundamental of investment जो कि applicable है आपके BCom ऑनर्स थर्ड ईयर में. इट इज़ द इलेक्टिव सब्जेक्ट जो उन्हीं बच्चों पे applicable है जिन्होंने ये चूज़ करा है, राइट. इट्स नॉट अ कंपल्सरी सब्जेक्ट, इट्स अ इलेक्टिव सब्जेक्ट. तो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में उसका सिलेबस डिस्कस करा और हमने डिस्कस करा कि व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट एक्चुअल लैंग्वेज में क्या होती है करके, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में फाइन इन्वेस्टमेंट का क्या मीनिंग होता है और काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं करके. ठीक है, आज हम ना आपका एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और उस चैप्टर का जो नाम है, चैप्टर अगर आप देखोगे तो आपका एक चैप्टर है और यू कैन से एक यूनिट है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं. अप्रोचेस टू इक्विटी एनालिसिस पढ़ने वाले हैं. ठीक है, ये आपका चैप्टर है. चलो ठीक है, अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे. ठीक है, मेरी चीज़ों को मैं आपको जिस तरीके से चीज़ें समझाना चाहती हूँ आप वो चीज़ को थोड़ा सा ईजीली लेंगे. ठीक है, अब इक्विटी एनालिसिस क्या होता है. सबसे पहले तो बात ये इक्विटी क्या होता है ना. सबसे पहली बात तो हम ये समझ लें कि ये इक्विटी क्या होता है. तो इक्विटी अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ ना तो ये आपके इक्विटी शेयर्स होते हैं. ठीक है, ये इक्विटी शेयर्स होते हैं. किसके इक्विटी शेयर्स होते हैं? एक कंपनी के. ठीक है, एक कंपनी के इक्विटी शेयर्स होल्डर जो होते हैं, जो इसके शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो उस कंपनी के ओनर कहलाते हैं. ठीक है, क्या कहलाते हैं? ओनर कहलाते हैं. ओनर, ओके, ओनर कहलाते हैं. अच्छा चलो ठीक है, ये तो बात समझ आ गई. अब इसमें हमें एनालाइज क्या करना है? व्हाट वी नीड टू एनालाइज. क्या इसमें एनालाइज ऐसा क्या करने वाली बात है? क्या एनालाइज करने वाली बात है ना. तो देखो, आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना वो इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे हो. ठीक है, अब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हो. शेयर्स जो हैं वो दो तरीके के आपके होते हैं. आपके एक इक्विटी शेयर्स होते हैं और एक आपके प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं. इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. जो हम बात कर रहे हैं वो बात करें इक्विटी शेयर्स के. अब इक्विटी और प्रेफरेंस में क्या डिफरेंस होता है इसका मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ. इक्विटी शेयर जो होल्डर होते हैं ना वो मालिक होते हैं कंपनी के. ठीक है, उनको मालिक का हक मिलता है, मतलब वो उनके पास वोटिंग राइट्स होता है. पावर्स इसकी अलग होती हैं, तो बेसिकली पावर्स इसके पास ज़्यादा होती हैं. लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं, देखो वर्ड है प्रेफरेंस, तो प्रेफरेंस से ही पता चल रहा है कि कभी भी अगर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा कुछ भी अमाउंट. जैसे कोई भी आपको प्रॉफिट होता है, कोई भी आपको डिविडेंड बांटना होता है कंपनी को, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बांटेगी. ठीक है, लेकिन इसके पास ना पावर नहीं होती है, वोटिंग पावर वगैरह नहीं होती. मतलब कंपनी की डिसीजन मेकिंग की जो पावर होती है ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास बिल्कुल नहीं होती. उसकी पावर किसके पास होती है? इक्विटी शेयर होल्डर के पास होती है. तो हम क्या प्रेफर करते हैं? देखो इक्विटी शेयर होल्डर में ना, इक्विटी शेयर जो हैं आपके, इक्विटी शेयर जो हैं उनमें रिस्क है, उनमें हाई रिस्क होता है. ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का एक फंडा है कि हाई रिस्क होएगा तभी हाई रिटर्न होएगा. सो बेसिकली व्हाट वी आर गोना स्टडी, इक्विटी शेयर के बारे में एनालाइज करेंगे. क्या एनालाइज करेंगे कि क्या हम इस कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदें या नहीं खरीदें. कैसे इस चीज़ को एनालाइज करा जाएगा, इस चैप्टर का बेसिक आपका फंडा ये है. ठीक है, ये आपका बेसिक फंडा है इस चैप्टर में. अब धीरे धीरे हम चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको समझ आएंगी कि एक्चुअल में क्या चीज़ें हैं. ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं. किस तरीके से स्टार्ट करेंगे वो मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन से समझाती हूँ. ठीक है, देखो मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ. एग्ज़ाम्पल क्या है? देखो एग्ज़ाम्पल ये है कि कोई भी एक कंपनी है आपकी ABC लिमिटेड.
ABC प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि शेयर तो आपकी प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी इशू करेंगी ना, प्राइवेट कंपनी तो इशू नहीं कर सकती है। सो ABC लिमिटेड है। तो व्हेन आई एम यूजिंग वर्ड लिमिटेड, तो इसका मतलब ये लिमिटेड कंपनी है, यानी कि पब्लिक कंपनी है ना। जब मैं प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ करती हूँ तो प्राइवेट लिमिटेड मतलब उसमें शेयर का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। उनके पास ये शेयर इशू करने की नहीं होती, दैट इज़ प्राइवेट नॉट पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के पास ही शेयर इशू करने का राइट है। अगर मैं आज मार्केट में जाऊँ तो मुझे ना इसका एक शेयर जो है वो 100 रुपये का मिल रहा है। इसका एक शेयर जो है वो 100 रुपये का मिल रहा है, ठीक है। एक शेयर जब मैं 100 रुपये का मिल रहा है तो इससे ना मेरे को, जैसे सपोज़ करो ये आपकी एक टाइमलाइन है, आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे ये जो शेयर है ना वो 100 रुपये का मिल रहा है, और इससे जो आपको रिटर्न मिलेगा वो हर साल रिटर्न है, डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड मिलेगा, बोल रहे हैं कि वो हमको ना हर साल 10 रुपये का डिविडेंड देंगे, ठीक है। और सपोज़ करो आपको ये यहाँ पे फर्स्ट ईयर ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे सेकंड ईयर ख़त्म हो रहा है, यहाँ थर्ड ईयर ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे फोर्थ ईयर ख़त्म हो रहा है, और यहाँ पे फिफ्थ ईयर में आपको ये 4 साल तो डिविडेंड देंगे, और साथ के साथ 5वें साल आपने जो 100 रुपये दिए थे वो भी वापस कर देंगे, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि क्या आज आप ये 100 रुपये अगर लगा रहे हो तो क्या आपको इसका फ़ायदा है। अगर मैं सिंपल में देखूं तो आप बोलोगे हाँ, मैंने 100 रुपये लगाए, मुझे 4 साल तक की जो है वो 10 रुपये मिले, यानी 10 × 4, और लास्ट में 5 साल में मुझे 100 रुपये भी मिल जा रहे हैं, यानी कि मेरे को कितने रुपीज़ मिलेंगे, टोटल 140 रुपये। तो अगर मैं आज 100 रुपये की चीज़ खरीद रहा हूँ तो मुझे 5 साल के अंदर 140 रुपये मिलेंगे। आप ये सोचोगे ना आप, ठीक है। अच्छा, आपने ये सोचा, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम के साथ साथ पैसे की जो वैल्यू होती है वो भी कम होती रहती है। कम होती रहती है का क्या मतलब है कि अगर आपको कोई आज चीज़ 100 रुपये की मिल रही है तो 1 साल बाद वो चीज़ 100 रुपये की नहीं मिलेगी, यानी कि एक चीज़ 1 साल बाद कितने की मिलेगी, वो हो सकता है 110 की मिले, 110 की मिले। या हो सकता है कि अगर सपोज़ करो आज आपको एक चॉकलेट है जो 5 रुपये में मिल रही है, ठीक है, वो अगले साल भी 5 रुपये में ही मिलेगी, लेकिन हो सकता है उसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम के साथ चीज़ की वैल्यू यानी महंगा हो गया, ठीक है, यानी कि आपके रुपए की वैल्यू तो कम हो गई ना, कि जो चीज़ पहले मुझे 5 रुपये में मिलती थी आज वो चीज़ 5 रुपये में नहीं मिल रही है, ठीक है। तो यानी कि जो रुपए की वैल्यू पहले थी अब वो नहीं है, उससे कम हो गई है, मतलब मेरे को ज़्यादा पे करना पड़ेगा वही सेम चीज़ खरीदने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर आप यहाँ आज 100 रुपये लगा रहे हो, आपको 4 साल करते करते 140 रुपये मिले, तो क्या आज उसकी कितनी वैल्यू होगी ना, तभी आप पता कर सकते हो। मतलब कि मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप 100 रुपये लगा रहे हो ना, तो 100 रुपये लगा के आपको 5 साल में 140 रुपये मिलेंगे। लेकिन क्या ये 140 रुपये सिर्फ देखने में मेरे को लग रहा है कि 40 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, लेकिन टाइम भी तो आपको 5 ईयर्स का लग रहा है ना, तो 5 ईयर्स का लग रहा है। तो मतलब आप एक बात बताओ, आपको पहले अगर आप पहले के टाइम में देखोगे, जो चीज़ आपको 100 रुपये की मिलती थी ना, आज वो आपको 1000 रुपये की मिलेगी। तो क्या पैसे की वैल्यू बराबर रह गई है? नहीं। टाइम के साथ पैसे की वैल्यू में क्या आता रहता है, फ्लक्चुएशन आता रहता है, यानी कि आप कहोगे तो महंगाई बढ़ती रहती है ना। तो अगर आपको ये कंपेयर करना है कि मैं आज चीज़ खरीदूं या नहीं खरीदूं, तो आपको एक चीज़ करनी होगी कि जो आपको फ्यूचर में 140 का रिटर्न मिलने वाला है, उस फ्यूचर में रिटर्न मिलने का आज क्या वैल्यू है, प्रेजेंट में क्या वैल्यू होगी, उस 140 रुपये की आज के डेट में क्या वैल्यू होगी। सपोज़ करो आपने 100 रुपये लगाए, आपको फ्यूचर में टोटल 140 रुपये मिल रहे हैं, तो आप जानना चाहते हो कि इस 140 रुपये की आज प्रेजेंट में कितनी वैल्यू होगी। सपोज़ करो आपकी प्रेजेंट में वैल्यू 110 रुपये आई, तो आप बोलोगे कि हाँ ठीक है,
मैं 100 रुपये लगा के अगर मैं आज की डेट में कंपेयर करूं तो 110 रुपये ज़्यादा है, यानी कि वो 140 रुपये की अगर आज मैं वैल्यू की बात करूं तो 110 रुपये है। मैं 100 रुपये लगा रहा हूं, मेरे को 110 की वैल्यू का कंपैरिजन हो रहा है। तो हाँ, आप बोलोगे कि ये चीज़ को मैं क्या करूँ, खरीद लूँ। आगे जाके आपको 10 रुपये का एक्चुअल में कितना का बेनिफिट होगा। लेकिन अगर वो चीज़ अगर मैं जैसे मेरे उस 140 रुपये की आज प्रेजेंट वैल्यू 90 रुपये हुई, तो आप बोलोगे यार मैं 100 रुपये लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे अगर मैं 140 को कंपेयर करूँ आज की डेट में उसकी वैल्यू 90 रुपये की होगी, यानी कि मैं ज़्यादा पैसा लगा के कम वैल्यू क्यों, मतलब कम रिटर्न क्यों एक्सपेक्ट करूँ। तो आप बोलोगे नहीं, मैं ये शेयर नहीं खरीदूँगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब आपने मेरे को बोला मैम ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि हम ये प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना। तो उसको बोलते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से निकालना। अब देखो आप कैसे करोगे, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। मैं बोल रही हूँ कि अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मैंने बोला था कि यहाँ पे आप 100 रुपये लगा रहे हो, यहाँ पे आप 100 रुपये का शेयर खरीद रहे हो, और आपको फ्यूचर में 4 साल तक की जो है, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में आपको पैसे वापस मिलेंगे। यानी कि 10 रुपये मिल रहा है, यहाँ 10 रुपये, यहाँ 10 रुपये, यहाँ 10 रुपये, यहाँ पे सपोज़ करो 110 रुपये मिल जा रहे हैं आपको। ठीक है, 10 रुपये डिविडेंड का, 100 रुपये आपके शेयर की वैल्यू मिल गई, मतलब आपने यहाँ पे बेच दिया मान लो। ठीक है, 100 रुपये तो मिला ही, आपको 110 रुपये में मिल गया। अच्छा, ये तो ठीक है। तो आप जो ये आज जो 100 रुपये पे कर रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं कैश आउटफ्लो। क्या बोलते हैं, कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपके हाथ से आज पैसा कितना जा रहा है, 100 रुपये जा रहा है, और आपका कैश इनफ्लो क्या होएगा, तो आपका जो कैश इनफ्लो होगा ना, आपका कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर में 10 रुपये, सेकेंड ईयर में आपका 10 रुपये, थर्ड ईयर में आपका 10 रुपये, फोर्थ ईयर में आपका 10 रुपये, फिफ्थ ईयर में आपका 110 रुपये। तो ये कैश इनफ्लो, यानी ये आपके पास पैसा आया। तो आपको ये देखना है कि आपने 100 रुपये लगाए और आपको इतने रुपए मिले, तो क्या ये शेयर मैं ख़रीदूँ या ना ख़रीदूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो फ्यूचर में आपको मिलने वाला पैसा है ना, उसकी आज प्रेजेंट में वैल्यू क्या है, उसके लिए हमें निकालना पड़ता है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूज़ करना पड़ता है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि 10% पर एनम। ठीक है, ये आपका, इसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहते हैं या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कह सकते हो आप। ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होता है, इस हिसाब से डिस्काउंट करना होता है। अब देखो आप कैसे करोगे। ठीक है, आपको चीज़ खरीदनी है या नहीं खरीदनी है, वो कैसे करोगे। आपका जो फॉर्मूला होगा ना, ओके, तो अब आपको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, लेट मी सेलेक्ट दिस थिंग। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सपोज करो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10 रुपये दिया है, ठीक है, 10% दिया है। तो आप एक टेबल बनाओगे, यहाँ पे ईयर की, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%, और यहाँ पे इनफ्लो, मतलब आपको कितना पैसा मिलने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे फिर आप करोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। ओके, तो आपने ईयर लिखा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। पहले साल आपको 10 रुपये मिलेंगे, सेकेंड साल भी, थर्ड ईयर भी, फोर्थ ईयर भी आपको यहाँ पे फिर 110 रुपये मिलते हैं। सॉरी, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको मेरे को लिखना था यहाँ पे, मेरे को ये नहीं लिखना, मेरे को लिखना है, मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिखनी थी, ये चीज़ मैंने लिखनी थी आपकी यहाँ पे, ये इधर आना था। ठीक है, और ये अब आपको कैलकुलेट करना है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अब आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे करते हो, कैलकुलेटर में आप कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो, आप अगर कैलकुलेटर में देखो 1 + 10% करोगे ना पहले, तो आपका 1.1 आएगा। ठीक है, तो 1.1 आया। अब पहले साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आप निकालोगे 1 / 1.1। ठीक है,
तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 करोगे तो क्या आएगा, मैं साथ में आपका कैलकुलेटर की रिकॉर्डिंग डाल दूँगी। 1.1 डिवाइडेड बाय 1.1 तो कितना आ गया आपका 0.909। अब इक्वल्स टू का साइन दबाते रहो। अगर आपका 12 डिजिट कैलकुलेटर है तो ही आपकी कैलकुलेशन होगी, अगर अदरवाइज़ अगर आपका 12 डिजिट कैलकुलेटर नहीं है तो आपको बार बार करना पड़ेगा। देखो फिर उसको डबल प्रेस किया तो आपका 0.826 आया, तीसरी बार प्रेस किया तो 0.751 आया। ये पॉइंट ना आप तीसरे डेसिमल तक लो, फिर उसके बाद आपका 0.683 आया, फिर आपका 0.620 आया। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालने के लिए सपोज करो ये आपका ए है, ये बी है, तो यहाँ पे आप ए इंटू बी कर दोगे, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 9.90 इंटू 10 तो आपका आ जाएगा 9.09। ये आपका आ जाएगा 8.26, 7.51, 6.83, फिर ये 0.602 इंटू 110 कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 68.2। अब इन सब का टोटल कर दो, ठीक है, इन सब का आप टोटल कर दो। इन सब का आप टोटल करोगे तो 9.09 प्लस 8.26 प्लस 7.51 प्लस 6.83 प्लस 68.2 तो ये है 99.89। यानी कि अगर आप देखोगे तो इट्स अप्रॉक्सीमेट 100 रुपये के बराबर ही लगा लो, ठीक है। तो यानी कि जो आपको फ्यूचर में ये कैश इनफ्लोज आने वाले हैं ना, उसकी अगर मैं आज में वैल्यू करूँ ना, जो फ्यूचर में आपको पैसा मिलने वाला है उसकी अगर आज के टाइम पे मैं वैल्यू करूँ तो 100 ही रुपये आ रही है। मतलब मैंने 100 रुपये लगाया, मुझे 100 रुपये के बराबर ही मिलेगा। देखने में तो लग रहा है कि मुझे कितने रुपए मिल रहे हैं, देखने में लग रहा है कि मेरे को जो पैसे मिलेंगे वो कितने मिलेंगे 150 रुपये। लेकिन इस 150 की अगर मैं आज के वैल्यू में आज के टाइम में वैल्यू देखूं तो किसके बराबर है, 100 रुपये के बराबर। मतलब आप बोल रहे हो मैं 100 रुपये लगा के मेरे को 100 रुपये के बराबर है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपको 100 रुपये की आज चीज़ है उससे भी 100 रुपये बराबर रिटर्न मिलेगा, तो डिपेंड करता है आप इसे ख़रीद भी सकते हो और नहीं भी खरीद सकते हो। लेकिन आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है तो आप ज़रूर खरीदोगे, लेकिन 90 रुपये मिल रहे हैं तो तब आप नहीं परचेज़ करोगे, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, यानी कि जो फ्यूचर में आपको पैसा मिलने वाला है उसकी आज में क्या आपका क्या आपका वैल्यू है। देखो यहाँ पे एक चीज़ होती है, जो ये मैंने निकाला ना, मैं बोल रही हूँ, मैंने बोला मैंने 100 रुपये लगाए, 100 रुपये आपके मिलेंगे। एक फॉर्मूला होता है आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 100 रुपये आ रहा है इनफ्लो, और आउटफ्लो भी आपका क्या है 100 रुपये, तो ये ज़ीरो आ गया। तो आपका जब नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़ीरो आता है ना, तो इस केस में आपके ऊपर डिसीज़न होता है कि आप इसे ख़रीदो या नहीं ख़रीदो। लेकिन जब ये NPV ना, आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव यानी कुछ आया 100 रुपये 10 रुपये आया, तब आपको चीज़ ख़रीदनी चाहिए, फ़ायदा है, बाय करो। लेकिन अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका नेगेटिव आया तो आप इस चीज़ को नहीं खरीदोगे, नहीं बाय करोगे। क्यों नेगेटिव आया, वो आप यहाँ 90 रख लो, यहाँ 100 रख लो, तो 100 माइनस 10 रुपये आया ना, तो मतलब आपको तो नुकसान है। आज जो आप 100 रुपये दे रहे हो, आपको फ्यूचर में अगर आप कन्वर्ट करो तो 90 रुपये मिलने वाले, तो आप उस चीज़ को नहीं खरीदोगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ को एनालाइज किया जाता है। तो आज की जो वीडियो है हम इसको इतना ही शॉर्ट रखते हैं। मैंने आपको बताया कि क्या नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होता है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके आगे की कोई और नई चीज़ सीखेंगे। धीरे धीरे ही चैप्टर होएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको एक बार में सब कुछ नहीं समझा सकती, ठीक है। So this is all about this video. Till then, next video, bye bye and take care, and share my videos with your all friends. Okay, bye bye.